देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर सरकार जो है बख्शने वाली नहीं है। और जहां तक इनकाउंटर की बात है उसकी मुझे जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि मैं अभी सुबह से समाचार देख भी नहीं पाया हूं। लेकिन अगर आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि इनकाउंटर हुआ है तो सरकार की मंशा कतई नहीं है कि इनकाउंटर कराए, लेकिन अपराधी जहां भी कानून को हाथ में लेकर कानून का गला दबाने का काम करेंगे वहां सरकार सख्ती से कदम उठाएगी। एक एनकाउंटर करने से पुलिस को, सरकार को कौन सा बड़ी सफलता मिली है? आपको पता है 49 उनके खिलाफ अपराध दर्ज था। क्या 49 अपराध दर्ज होने से पहले एनकाउंटर नहीं कर सकती थी? क्या सरकार तो अपनी पाप धोने के लिए ये एनकाउंटर किए? एक तरफ लगातार असफलता को ढकने के लिए एक छोटा सा एनकाउंटर, और दूसरी तरफ अपने लोगों को बचाने के लिए पुलिस पर कार्रवाई। ये क्यों? क्या प्रदेश में दो तरह के कानून चल रहा है क्या? एक तरफ अपने लोग को बचा लो और दूसरी तरफ कार्रवाई करो। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में आई एक बड़ी खबर पर। जी हां, वो बड़ी खबर ये है कि छत्तीसगढ़ में 12 साल बाद एनकाउंटर हुआ है। वैसे तो एनकाउंटर से पुलिस बचती है, लेकिन ये एनकाउंटर कई संदेशों को लिए हुए है और इसको लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है वो अपनी जगह है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली किस तरीके से बदली है वो इस बात से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में अब तक राज्य बनने के बाद या उससे पहले भी केवल 5 एनकाउंटर हुए हैं। ये 5वां एनकाउंटर था। ऐसे में छत्तीसगढ़ की पुलिस मामलों को ज्यादातर ऐसे हैंडल करती है कि एनकाउंटर की नौबत ना आए। लेकिन भिलाई में जो कुछ हुआ और वहां पर एक आदतन बदमाश जो कि फरारी काट रहा था उसका एनकाउंटर हुआ, उससे एक बड़ा संदेश गया है अपराध जगत में भी और पुलिस की कार्यशैली भी बदल रही है, ये भी हमें देखने को मिला। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये एनकाउंटर का जो काउंटर हो रहा है राजनीति में उसकी असली वजह है क्या। तो मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी, और वो अधिवक्ता भी हैं तो ज्यादा अच्छा से कानून के रोशनी में बात रखेंगे। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है गोपाल जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक नजरिए से हमारे साथ शेयर करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और खबर से सभी परिचित हैं। कल देर शाम की घटना है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ। जो अमित जोशी था वो आदतन अपराधी था, उसको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, फरारी काट रहा था, लेकिन बचने के लिए उसने गोलियां चलाई और उसके बाद उसका एनकाउंटर हो गया। लेकिन इसके बाद पूरी चीजें अलग नजरिए से देखी जा रही है, उसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं गोपाल जी के पास और गोपाल जी से ये समझते हैं कि कानून व्यवस्था क्योंकि सवालों के घेरे में थी और बार बार सवाल उठ रहे थे कि कानून व्यवस्था सख्त कब होगी, पुलिस सख्ती कब बरतेगी, अब वो दिखने लगी है। क्या माने ये कोई फार्मूला है? यूपी में तो ये बहुत चलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या ये सफल प्रयोग है? आगे ऐसा और होगा? कोई सख्त चेतावनी है? क्या समझे इस एनकाउंटर को हम? मोहन जी, पहले तो आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। ये जो आपने कहा कि ये सिस्टम बदल गया है, ये एनकाउंटर का, और ये यूपी का मॉडल है, देखिए ये किसी भी स्टेट का मॉडल नहीं है। ये देश में एनकाउंटर की परिभाषा पहले समझनी पड़ेगी। एनकाउंटर का मतलब होता है अगर कोई आदतन अपराधी है, कोई हीनियस ग्रीवांसेस का अपराधी है जिसका अपराध बहुत ज्यादा है, और वो जब पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे या कोई कार्रवाई करने के उद्देश्य से उसको पकड़ने की कोशिश करे और जब वो फायरिंग करे, तो जो काउंटर फायरिंग में जिसकी मृत्यु होती है
उसको एनकाउंटर कहा जाता है। तो मैं इस परिभाषा को बताने के पीछे रीजन ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1982 में पहला जो एनकाउंटर हुआ मान्या सुर्वे का, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुई थी। और 2003 तक 1200 एनकाउंटर हुए थे, टोटल 1200 एनकाउंटर, 1200 लोगों को महाराष्ट्र में मारा गया था एनकाउंटर में। तो इससे राजनीति कभी नहीं हुई है। आज पहली बार ये बड़े हताशा का समय है कांग्रेस के लिए कि इस पे भी वो राजनीति करने जा रही है। मुझे पूरे 15 साल या 18 साल जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही और 1200 एनकाउंटर हुए, तब किसी राजनीति का वर्जन आप अगर दिखा दें मुझे कि किसी ने अगर इसका विरोध किया, तो एनकाउंटर करने के लिए भी पुलिस के पास काफी मात्रा में साक्ष्य होने चाहिए। साक्ष्य के बाद उसकी ग्रीवांसेस, उसके अपराध उस लेवल के होने चाहिए, तब वो हो सकता है। आज जिस अमित जोश की बात हो रही है, उसमें 40 आपराधिक प्रकरण दर्ज है और उस 40 आपराधिक प्रकरणों में 32 आपराधिक प्रकरण जो दर्ज हुए वो कांग्रेस के सरकार में हुआ। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस अपने आप को ही क्यों कटघरे में खड़ी कर रही है। और लास्ट का जो प्रकरण है अमित जोश का, उसमें ग्लोब चौक, भिलाई का जो हार्ट है, हार्ट ऑफ द सिटी कहे जाने वाले ग्लोब चौक में उसने खुलेआम गोली चलाई 3 लोगों पर। और उसके बचाव में अगर कांग्रेस खड़ी है तो कांग्रेस की मंशा बिल्कुल साफ है कि अपराधियों का गढ़ बनाने की कोशिश में 5 साल वो रहे हैं और आज भी उसी कोशिश में कि अपराधियों का साथ वो दे दें। ठीक है गोपाल जी, लेकिन ये कोई ऐसे कटघरे में खड़ा नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस ये पूछ रही है कि कुछ लोगों को बचाया जाता है और कुछ लोगों को निपटाया जाता है। कुछ भेदभाव जैसी स्थिति पर सवाल उठाया है दीपक बैज जी ने, और कुछ लोगों को निकल कर बच के जाने दिया जाता है, कुछ लोगों पर ये किया जाता है। ऐसा दोहरा मापदंड है, उस पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। वो दीपक बैज जी ये बताए ना, क्यों कौन सा हत्या का अपराधी है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए पुलिस ने बख्श दिया हो? भाई आज 185 से ज्यादा नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया इसी सरकार में। और दीपक बैज जी शायद आजकल कुछ आउटडेटेड रहते हैं या कुछ अपडेटेड रहना भूल जाते हैं। 2 ही चीज होता है राजनीति में, या तो अपडेटेड रहिए या आउटडेटेड हो जाइए। अब दीपक बैज जी आउटडेटेड हो चुके हैं, जनता ने भी उनको आउटडेटेड कर दिया है। अब उनको स्वयं में ये मान लेना चाहिए कि मैं आउटडेटेड हो चुका हूँ। ठीक है, और जानकारियों के अभाव में ऐसे गलत बयान ना दिया जाए। चलिए, ये तो रही बीजेपी की बात। अब चलते हैं कांग्रेस की ओर। अमित श्रीवास्तव जी, कानून की रोशनी में इस तरीके की चीजों को देखने की जरूरत है। वही अपराधी अगर पुलिस पर गोली चला देता तो आप लोग अभी हल्ला करते कि देखिए अपराधी ने गोली चला दी, पुलिस कुछ कर नहीं पाई, पकड़ नहीं पाई। अब पुलिस ने जब उस पर गोली चला दी और उसकी मौत हो गई, तो अलग अलग नजरिए से इस तरीके की चीजें कही जा रही है, देखी जा रही है। प्रत्यक्ष तो कांग्रेस कुछ नहीं कह रही, पर इशारों में जो बात कह रही है उसका अर्थ साफ समझा जा सकता है। देखिए मोहन जी, सबसे बहस डिबेट्स मैंने की हैं, लगातार भाजपा के सम्मानित प्रवक्ताओं के साथ बैठ रहा हूं और उनके वक्ताओं को, उनके वक्तव्यों को देख रहा हूं। कह रहे कांग्रेस ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया। नहीं साहब, अब मैं जो तथ्य रखने जा रहा हूं, कहते हैं ना कि आपको गांठें खोलना नहीं आता, भाजपा के नेताओं को गांठें खोलना नहीं आता और मस्करी के सिवाय कुछ बोलना नहीं आता। अभी जिस प्रकार से मेरे सम्मानित प्रवक्ता साथी छोटे भाई गोपाल ने कहा कि कौन सा केस जो दीपक बैज जी याद दिला रहे थे, तो नोट कर लीजिए। और आप बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि कॉपी पेन लेके जरूर आप बैठे होंगे तो डेट नोट कर लीजिए। 1 अगस्त 2024 को एक घटना होती है हिट एंड रन केस का। आम आदमी और खास आदमी को देख के आपने धाराएं लगाई जाती हैं और सख्त धाराओं की जगह सामान्य धारा लगाकर वहीं से बेल दी जाती है। मैंने आपको डेट भी बता दिया, 1 अगस्त 2024। और जो बच्ची जिसकी दुर्घटना में डेथ हुई थी, श्रेष्ठा सतपथी, पिता जो है आभास सतपथी, MBBS नीट के पास हो गई थी बच्ची, उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो आपने कहा कि किस घटना के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि आप जिस प्रकार से बिना भेदभाव के, मोहन जी, बिना भेदभाव के जांच हो। लेकिन अगर आप देखेंगे, चाहे बलौदा बाजार की घटना हो, कवर्धा की घटना हो, कल जबलपुर में घटना हुई, जो कवर्धा में जो घटना हुई थी, जबलपुर के चीफ जस्टिस साहब ने कल एक ऑर्डर पास किया है कि उस बॉडी को निकाल के, जो वहां पर थे, जो बहन, जो उनकी बहन थी, वो चाह रही थी कि उसे न्याय मिले,
वो जबलपुर जाके हाई कोर्ट में एक रीट लगाती है और एक उसकी रीट PIL पे उसमें सुनवाई होती है और सुनवाई होने के बाद वहां पर आदेश होता है कि बॉडी को निकाल के रीपोस्टमार्टम किया जाएगा। मतलब यहां उसे न्याय नहीं दिया गया, वो जबलपुर में जाके बच्ची को न्याय मिला। तो आप लगातार जिस प्रकार से बिना, हमने कहा ना कि दबाव और बदलापुर की राजनीति आप कर रहे हैं। आप बलौदा बाजार की घटना में याद दिला रहा था मोहन जी कि जिस प्रकार से वहां पर जो रहने खाने की जिन्होंने व्यवस्था की थी उसे आज तक पुलिस ने बुलाया नहीं, इनकी सरकार ने बुलाया तक नहीं कि आपने क्यों व्यवस्था की थी। और लगातार कांग्रेसी नेताओं को जिस प्रकार से फंसाने का आप प्रयास कर रहे हैं, बदलापुर की राजनीति कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं ना कि देखिए मोहन जी, एक बात क्रिस्टल क्लियर है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, अपराधी की कोई जात नहीं होती। नहीं, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्लियर नहीं है, थोड़ा क्लियर स्टैंड बताइए ना, क्या क्या स्टैंड चाह रही है कांग्रेस, क्या चाहती है इस मामले में? कांग्रेस यही चाहती है कि बिना भेदभाव के कोई भी मैटर पे जांच हो, लेकिन लगातार अपराध का गढ़ जो हमारे तरक्की के गढ़ छत्तीसगढ़ को, ये लगातार जो अपराध गढ़ बनने दिया जा रहा है, जिस प्रकार से अपराधी यहाँ पर बेखौफ होकर घूम रहे हैं, सरकार अपने नशे में पूरी तरीके से चूर है, सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है, सरकार सो रही है, जनता रो रही है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो आज कानून के रखवाले का, उनका परिवार तक सुरक्षित जिस उसमें ना हो, लगातार जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस प्रकार से राजधानी में हमने देखा त्योहार के समय जब पुलिस पूरी एक्टिव रहती है, आप देखिए कि लगातार यही पुलिस वाले हमारे साथी, हमारे जो जवान है, ये पहली सरकार में भी रहा करते थे, लेकिन उनको फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है। खाकी की चमक, बूटों की धमक तो दिख नहीं रही है क्योंकि उनको प्रेशर में रखा गया है। बिल्कुल, चलिए सारे सवालों का जवाब लेंगे। आ गई आपकी बात आ गई। कांग्रेस चाहती है कि कानून व्यवस्था सुधरे और एक आध एनकाउंटर के जरिए उसमें फेस सेविंग की सरकार कोशिश ना करे। लेकिन ये पूरा मसला कैसा है, किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, नागेंद्र जी से पहले समझ लेते हैं। नागेंद्र जी, इस एनकाउंटर के जरिए क्या लग रहा है अब, क्योंकि तरीका बदला है, अपराधी बदले हैं, अपराधियों की प्रवृत्तियां बदली हैं, अब इस तरीके की जरूरत भी है कि भाई जैसे को तैसा जवाब दिया जाए। इस तरीके के एनकाउंटर को आप कैसे देखते हैं? देखिए मोहन जी, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समाज में शांति व्यवस्था बना के रखे, आम जनता के लिए एक सुरक्षित जीवन जीने का आधार तैयार करे। तो अगर उसके लिए अपराधियों के हौसलों को कहीं ना कहीं तोड़ने की ज़रूरत तो है। इस स्पेसिफिक प्रकरण में अपराधी जो था उसने कुछ महीने पहले इस्पात नगरी के ग्लोब चौक पे फायरिंग करी थी युवकों के ऊपर। तो सीधे सीधे उसने एक टेरर बनाया था उस क्षेत्र में और काफ़ी आतंक बना था। उसके इस घटनाक्रम में उसके दो साथियों को भी, जैसा कि मेरी जानकारी मैंने पाई है, तो वो पकड़े गए थे और इसको पकड़ने का प्रयास जारी था। और कल जो घटना हुई उसमें ये मिल भी गया था और जब इसको पकड़ने का प्रयास किया गया तब इसने फायरिंग करी। और एक सिस्टम है कि अगर पुलिस के ऊपर हमला होता है तो पुलिस तो स्वाभाविक रूप से उसका जवाब देगी। और इस घटनाक्रम में ये मारा गया। और इनकाउंटर को जिस तरीके से अब देखा जा रहा है, एक इसका राजनीतिकरण हो रहा है। मैं आपको संयुक्त मध्य प्रदेश की भी कुछ घटनाओं के बारे में बताना चाहूँगा। रायपुर से लगे बलौदा बाजार रोड में एक ग्रामीण क्षेत्र है चटौद, वहाँ पर एक मिलिट्री का एक जवान जो था वो मिलिट्री से भाग के आया था और उसने एक गन या पिस्टल रखी हुई थी अपने पास और उसने उस गांव के क्षेत्र में काफ़ी आतंक मचा के रखा था। उस समय तत्कालीन एक जाबाज पुलिस अधिकारी ने, क्योंकि गांव के लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया था उसकी हरकतों से, तो उन्होंने उसका इनकाउंटर किया था अपने जान पे खेल के। संभवतः मुझे याद आ रहा है उनका नाम जोगिंदर सिंह था। उसी तरीके से रायपुर के सदर बाजार क्षेत्र में एक परिवार का आतंक हुआ करता था उस जमाने में। तो उसमें भी एक जाबाज पुलिस अधिकारी राजीव शर्मा जी ने वो एक मुन्ना तिवारी करके एक अपराधी थे, उनका एनकाउंटर किया था। तो इस तरीके की घटनाएं, तो उस समय इस तरीके की राजनीति नहीं होती थी, क्योंकि आम जनता भी चाहती है कि अगर कोई अपराधी जिसके कारण समाज में तकलीफ हो रही हो, रात को आप भी कहीं निकल के जाते हैं और इस तरीके के जो अपराधी हैं
वो किसी के लिए भी हमलावर हो सकते हैं। वो किसी का आईडी देख के उसको नहीं कि आप बीजेपी से हैं, आप कांग्रेस से हैं, या आप समाज के किस वर्ग से आते हैं, क्योंकि वो अपराध उनकी प्रवृत्ति है। तो वो उस समय जिस परिस्थितियों में हैं, क्योंकि आप इसी की वानगी देखिए कि उन्होंने पुलिस पे हमला किया, तो उस दुस्साहस को आप तौल सकते हैं। तो अगर ऐसी घटना होती है तो इस तरह की घटनाओं में अगर पुलिस ऐसा रिएक्ट करती है तो कहाँ गलत करती है। दूसरी तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार के कामकाज को लेके प्रतिपक्ष दबाव बनाया हुआ है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, और अगर उसको ठीक करने का भी प्रयास किया जा रहा है तो फिर उस पर भी टिप्पणी जो हो रही है, जनता भी अपने एंगल से इन सारी चीज़ों को समझती, बूझती, जानती है। तो ये जनता का भी अपना एक समझ होती कि वो कैसे देख रही है। ठीक है, चलिए कई चीजों को राजनीति के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं रहती, और इसे भी हम उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। लेकिन सत्ता पक्ष में जो होता है उससे सवाल ये किया जाता है कि वो बेहतर कानून व्यवस्था के लिए क्या क्या प्रमुख कदम उठा रहे हैं। कांग्रेस की चिंता शायद यही है, वो एनकाउंटर से अलग हटकर जो मूल समस्या है कानून व्यवस्था, उस पर सवाल उठा रही है। गोपाल जी, आपने सुना भी होगा अमित जी क्या कहना चाह रहे हैं। एनकाउंटर तो चलिए अपनी जगह है, पर सख्ती की जरूरत है, पुलिस को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ये सब मानते हैं। इस दिशा में कुछ काम हो रहा है, आगे बढ़ रही है सरकार? मेरे बड़े भाई हैं अमित जी, लेकिन आज मेरे को उनका वक्तव्य सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। एक लर्नेड लॉयर है, और लॉयर की बात भी एक हीनियस क्राइम जिसमें 307 जैसे क्राइम का विश्लेषण है, वो अमित जोश के ऊपर लगे हुए, और उसका उन्होंने एक एक्सीडेंट के साथ तुलना कर दिया। एक्सीडेंट किसने किया? शिखा अग्रवाल। शिखा अग्रवाल के क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? क्या उनके ऊपर कोई क्राइमिनल चार्जेस लगे हैं? फिर तुलना करना है तो आप तुलना के कंपैरिजन तो करिए। एक लॉयर होने के बाद ऐसी तुलना कि एक तरफ एक 40 अपराधों का एक अपराधी 40 अपराध जिसके ऊपर दर्ज है, 307 तक के केस दर्ज है, और उसके साथ आप एक गृहिणी के साथ तुलना कर रहे हैं। मातृशक्ति के साथ ऐसी विडंबना नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने जो बात उठाई, श्रेष्ठा की बात उठाई, इस बात पर और भिलाई के एनकाउंटर में समानता कहाँ आप देखते हैं, ये आपको तय करना है। आपको पुलिस का मनोबल गिराने का कोई अधिकार नहीं है। आपको इस प्रदेश के कानून में अगर कोई अच्छी बात हो रही है तो अच्छी बात है ना। इस तरह से एक क्रिमिनल जो इतने दिनों से फरार था, और वो जब पुलिस वालों के ऊपर हमला कर रहा है तो पुलिस वालों ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें उसकी मृत्यु हो गई, जो इनकाउंटर है, नॉर्मल प्रोसीजर है। और उसको भी आप जब इस चश्मे से देख रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो 2001 में अजीत जोगी की सरकार में एनकाउंटर हुआ तब कांग्रेस कहाँ थी? जब अजीत जोगी की सरकार में जग्गी हत्याकांड हुआ जयस्तंभ चौक में, तब भी कहीं नहीं थी। और वो तो छोड़ दीजिए पुरानी बात, अरे भूपेश बघेल के सरकार में इसी जयस्तंभ चौक में एडिशनल एसपी के कार्यालय के नीचे रेप हो गया था, तब कांग्रेस कहाँ थी? मुझे ये सब बातें देखिए, कभी भी एक क्राइम की तुलना एक दूसरे क्राइम से करनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है हम दोनों वकालत के पेशे से जुड़े हैं, अमित जी भी सीनियर है मेरे, लेकिन कभी भी एक क्राइम की तुलना दूसरे क्राइम में नहीं होता। लेकिन एक बात जरूर मैं बोलना चाहता हूँ, हर केस में साइटेशन होता है। पर अमित जी, आप साइटेशन को समझिए कि जब जज भी जजमेंट देता है तो 40 अपराध का जब दर्ज लिखा रहता है तो जज उसको भी माइंड में लेता है। ऐसे साइटेशन के ऊपर पूरा जजमेंट चलता है सर। और मुझे आश्चर्य है कि आपने किस क्राइम के साथ, किस क्रिमिनल के साथ किसका तुलना कर दिया। तुलना तो थोड़ा सही करिए अमित जी। मुझे हमेशा एक्सपेक्टेशन रहता है कि अमित जी और मैं जब बात करें तो तार्किक हो, तथ्यपूर्वक हो। ऐसी थोड़ी सी मुझे आज निराशा हुई अमित जी। आप चलिए उसका जवाब भी ले लेंगे। आप अब इस पे आइए ना, कानून व्यवस्था पर कैसे नकेल कसेंगे? क्या व्यवस्था देखिए, कानून व्यवस्था में मैं पहली लाइन में बताया 185 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराना, 350 नक्सलियों का आत्मसमर्पण होना, 600 से ज्यादा नक्सलियों को जेल में बंद करना कोई कम बड़ी बात नहीं है कानून व्यवस्था में। और आपकी अगर तुलना भूपेश बघेल के कार्यकाल से है
जहां पूरे 5 साल में एक नक्सली को नहीं पकड़ा गया, एक नक्सली का मुठभेड़ नहीं हुआ, लेकिन उनके गृह मंत्री भी 5 साल में एक बार भी बस्तर नहीं गए। एक बार 2020 में पूरे बस्तर में दौरा किए, वो भी सिर्फ कांकेर तक। उसके अलावा अगर बस्तर गए हो तो उसकी तुलना की जाए ना। तुलना तो हमें अंग्रेजी में कहावत है, एप्पल इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद एप्पल, एप्पल कांट बी कंपेयर्ड विद ऑरेंजेस। ठीक है, तो तुलना किस बात की करें। चलिए, हमारे आज दोनों पैनलिस्ट अधिवक्ता हैं, वकील हैं, इसलिए कानूनी दांव पेच हमें देखने को मिल रहे हैं। अमित जी की ओर चलते हैं। अमित जी, ये जो तुलना कांग्रेस कर देती है एक अपराध की दूसरे अपराध से और बताने की कोशिश करते हैं कि असफलता है, ये भी तो उचित नहीं है। यही सवाल गोपाल जी भी कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है काबिल मित्र मेरी बातों को समझ नहीं पाए, और उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई भी केस बता दीजिए, तो मैं आपको एक केस तो मैंने बता दिया, दूसरा केस मैं और बता देता हूँ। मैंने कहा ना, बिना भेदभाव के आपको जांच करना चाहिए, जिसपे कानून पे लोगों का विश्वास रहे, आपकी कार्य प्रणाली पे विश्वास रहे। और पिछले 10 महीनों में जो आपने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की हाल करी है, कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हम लोग कहते हैं, 2 करोड़ 80 लाख जनता वैसे भी आपसे त्रस्त है, आप कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। और लगातार जिस प्रकार से अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की तासीर में ऐसे ऐसे अपराध देखने को मिले। मोहन जी की कोई व्यापारी के यहाँ गोली चल रही है, एसपी कार्यालय जल रहा है, कलेक्टर कार्यालय जल रहा है, जिस प्रकार से लोहारी की घटना हो गई, कवर्धा की घटना हो गई। तो लगातार अभी मैं दूसरी घटना बताता हूँ गोपाल जी, और मुझे इस बात का दुख है कि आप इतने विद्वान प्रवक्ता होने के बाद भी जो मैंने कहा आप समझ नहीं पाए, और मुद्दों को आपने भटकाने का। और रही बात मात्र शक्ति की, तो मुझे पता है कि क्या कहना है इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्या नहीं कहना इज मोर इम्पोर्टेंट। और लगातार आपने जिस प्रकार से कहा, तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, और होपफुली मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप मुझे भी रोकेंगे टोकेंगे नहीं। लगातार मैं सेकंड मुद्दा मोहन जी बताना चाहता हूं कि लोहारी की कवर्धा की जो घटना हुई, बहन को यहाँ पर न्याय नहीं मिला, जबलपुर हाई कोर्ट में जाके उसने अपनी पिटीशन लगाई, और कल चीफ जस्टिस साहब ने रीपोस्टमार्टम का आदेश दिया है। और मैं जिस पे आपके स्काइप पे जुड़ा हूं मोहन जी, उस पे मेरे पास वो आदेश भी है, मैंने उसकी कॉपी निकाल लिया है। और जल्दबाजी में, क्योंकि लगातार मैं दोपहर से शाम से डिबेट कर रहा हूं, तो मैं नहीं तो अभी आपको आदेश भी दिखा देता। इस डिबेट के बाद मैं सम्मानित गोपाल जी को और आपको और नागेंद्र भैया तीनों को भेज दूंगा। हाई कोर्ट ने कहा है कि रीपोस्टमार्टम होगा जब आपकी कार्य प्रणाली, कार्य शैली, आपका कार्य करने का तरीका अगर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता हो ना गोपाल जी, तो प्रश्न तो उठेगा। और आपने कहा कंपैरिजन कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है, ना जात पात ना कोई पार्टी से उसका बंधन होना चाहिए। अपराधी ने अगर अपराध किया है, हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम खुद एक लॉयर है, हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त और कठोर से कठोर सजा उसे मिलनी चाहिए। और ऐसी सजा लेकिन आज किसी एक केस की बात नहीं हो रही है, पूरे ओवरऑल किस तरीके की कार्य प्रणाली है, क्या हो रहा है, उस पर चर्चा है। तो उस पर थोड़ा मोहन जी मैं कह लूं, मैं कह लेता हूं, मुझे लय टूट जाती है। दिस इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू। जी चलिए, देखिए क्या होता है मोहन जी, लगातार इनकी कार्य प्रणाली ऐसी रही है। मैंने कहा ना कि उस पर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी सजा मिले कि वो नाजीर बने। मार्क माय वर्ड गोपाल जी, मार्क माय वर्ड, कि ऐसी सजा मिले कि वो नाजीर बने और आगे अपराधियों के हाथ कांपे, ऐसी सजा मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस की सोच है। अभी आपने कहा, तो निश्चित तौर पे जिस केस पे मोहन जी आप बात करना चाह रहे थे, मैं आपको बता दूं, उस अपराधी के विषय में जब मैंने स्टडी किया, निश्चित तौर पे वो तो अभी सारी चीजें आएंगे, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ गोपाल जी। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो 35 केस था, 25 तारीख की जो घटना थी, जो नागेंद्र भैया अभी बता रहे थे, निश्चित तौर पे एसीसीयू ने जो कार्रवाई की, 16 राउंड फायरिंग भी हुई वहां पर, 3 गोली उसे लगी, एक गोली उनकी गाड़ियों में भी लगी, 35,000 का इनाम था। लगातार 24 सालों से वो घटना कर रहा था, और 8 खोखे गोली के, चली हुई गोली के खोखे भी वहां पर प्राप्त हुए। और 35 केस रजिस्टर्ड थे मोहन जी। आपके संज्ञान और आपके बुद्धि दर्शकों को बता दूं, 25 केस भिलाई में, 4 सुपेला में, 1 दुर्ग में, 1 खुशीपार में, 1 पद्मनापुर में। लेकिन मैं फिर कह दूं मोहन जी कि हम तो इनकी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ इनसे संभल नहीं रहा है, ये अपनी इंटेलिजेंस जो इनका फेलियर रहता है उसे टाइट करे। जो प्रशासनिक कहते ना, निरंकुशता जो यहाँ पर चल रही है, अराजकता चल रही है, उसे ये ठीक करे, बाकी सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे भी उतनी पीड़ा, वेदना और तकलीफ हुई कि मेरे जो वक्तव्य को
भाई मेरे छोटे भाई गोपाल ने दूसरे तरफ टर्न करने का प्रयास किया। अदर वे ना ले, इनसे कभी उम्मीद नहीं। चलिए, वो एक राजनीतिक नजरिया भी होता है किसी भी चीजों को देखने का। नागेंद्र जी के पास आऊंगा, फिर आऊंगा गोपाल जी के पास। नागेंद्र जी, ओवरऑल हम क्या देखें छत्तीसगढ़ में अब अपराधों की, क्योंकि एक बमबारी सी हो गई थी, लगातार अपराध हो रहे थे, अब कुछ सख्ती बरती जा रही है, ये लग रहा है कि अब तो कुछ नकेल भी कसी जाएगी। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, और इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अपनी एक पहचान है। जैसा अभी अमित जी बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, वैसे भी ये क्षेत्र शांति के टापू के रूप में पहचाना जाता है। अगर ये नक्सल समस्या यहाँ नहीं रहती, 80 के दशक में उनका पदार्पण हुआ था, तो मुझे लगता है कि अगर नक्सल समस्या विहीन छत्तीसगढ़ को अगर आप देखें तो इससे अच्छा स्टेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ अपराध होते नहीं थे, और ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो कोर्ट्स में भी दोनों प्रवक्ता, विद्वान अधिवक्ता हैं, वो खुद जानते हैं कि यहाँ क्रिमिनल केसेस नहीं है। यहाँ ज़्यादातर मामले सिविल के ही हैं, जमीन जायदाद के ही बंटवारे के झगड़े होते हैं, क्रिमिनल केसेस यहाँ नहीं है। तो ये बना रहे। और जैसा कि ब्रिटिश हमारे यहाँ जो पुलिस छोड़ के गई है, जो व्यवस्था, लगातार उस पुलिस व्यवस्था में बदलाव आया है। पुलिस का चेहरा बदलते जा रहा है। पुलिस एक मित्र की भूमिका में आ रही समाज में, इसको स्वीकार करना होगा। और पुलिस को किसी भी तरीके के राजनैतिक प्रपंच में नहीं फंसाना चाहिए। पुलिस को बिल्कुल छूट देनी चाहिए ताकि वो समाज में एक बेहतर व्यवस्था कायम करने में अपना योगदान कर सके। अगर हम पुलिस की कार्य प्रणाली पे सवाल उठाते रहेंगे तो फिर वो एक तरीके से अपराधियों के मनोबल को हम अपरोक्ष रूप से बढ़ाते रहेंगे। तो इससे बचने की कोशिश होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सरकारें जो है वो जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, और जनता बेहतर व्यवस्था के लिए ही सरकार का चयन करती है। जब वो किसी व्यवस्था से उबती है तब वो और अच्छा चाहती है, तब एक नई सरकार को लाती है। और राजनीतिक दल तो बारी बारी से सत्ता में आते हैं, तो जब वो अपनी बारी आती है तो उनको उस दौर में बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। और शायद सरकार से बेहतर की उम्मीद है। 30 सेकंड में जल्दी गोपाल जी अपनी बात और उम्मीद जो है उसको जाहिर कर दीजिए कि सरकार कुछ भरोसा दिलाएगी क्या इस तरीके के मामलों में? आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है और इसमें सबको भरोसा है, और पिछले 11 महीनों से भरोसा लगभग हर किसी का पूरा हुआ है। और इसी का जीता जागता उदाहरण जो है वो आज छत्तीसगढ़ में खुशहाली है। 5 साल की जो भूपेश बघेल का कार्यकाल था, आज अमित भैया चाहे जितना भी बोल ले, उनको भी पता है कि आज तो पुलिस विभाग फ्रीडम से काम कर रहा है, फ्री होके काम कर रहा है, नहीं तो ये सूर्यकांत तिवारी और अनवर ढेबर के इशारों पे काम करती है। बिल्कुल, चलिए इसके आगे मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता। ठीक है, चलिए आज क्योंकि समय कम है लेकिन ये विषय काफी बड़ा है और हमने कोशिश की है कि इसके कुछ पहलुओं को छुए, और इसमें जो निकल कर आया है वो ये है कि कांग्रेस भाजपा दोनों चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर हो, नकेल उन लोगों पर कसी जाए जो कि आपराधिक किस्म के हैं। संकेत कुछ दिए गए हैं, मुख्यमंत्री ने बैठक भी ली थी, तो उसके अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को ही खत्म करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में गोपाल जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।